प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। साल तक इस देश के शासन की धुरा किस व्यक्ति के हाथ में रहेगी, किस पार्टी के हाथ में रहेगी, किस विचारधारा के हाथ में रहेगी, ये तय करने के लिए 2024 का वर्ष हम सब के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी जब से भारतीय जनसंघ के रूप में बनी, भाई सारे फोटोग्राफर साइड पर हो जाओ जरा, सारे लोग इधर उधर हो जाओ, कोने में से जो लोना है वो लोग साइड पर हो जाओ भाई। ओ भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ के रूप में बनी तब से 50 से दशक से आज तक हमने चुनाव को कभी सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। हमने चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में स्वीकारा है, लोकतंत्र के उत्सव के रूप में माना है और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया है। हमने चुनाव को जनसंपर्क का जरिया माना है। हमने चुनाव को हमारे सिद्धांतों को जनता के पास, हमारी विचारधारा को जनता के पास ले जाने का एक जरिया माना है। और हमने चुनाव को जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारी उपलब्धियों का हिसाब किताब देने का भी एक जरिया माना है। और इसी के तहत देश भर के हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता जाकर जनता का भी संपर्क करता है, कार्यकर्ताओं का भी संपर्क करता है और प्रबुद्ध जन का भी संपर्क करता है। आज मेरे 3 कार्यक्रम लगाए थे। एक कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और आज तीसरा कार्यक्रम आप सब प्रबुद्ध जनों के साथ मेरा संवाद हो रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारी भारत के नागरिक के नाते वोट देने की तो है ही, वो तो आप देंगे ही, आप जिसको तय करेंगे उसको वोट देंगे, परंतु आपकी जिम्मेदारी जनमत बनाने की भी है। क्योंकि आप सबके किसी न किसी क्षेत्र में योगदान के कारण आप जनता में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपके मत का महत्व है, आपके विचारों का महत्व है। आप जो विचार अपने मुख से प्रकट करते हैं इसको जनता ध्यान से सुनती है, इसको महत्व देती है और इसके आधार पर जनता अपना मत बताती है। एक प्रकार में लोकतंत्र के अंदर मत निर्माण की अगर प्रक्रिया ना हो तो लोकतंत्र के अंदर आत्मा ही नहीं रहती। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के बाद बड़े बड़े 60 के दशक के बाद लोकतंत्र के जितने भी चुनाव हुए, इसका एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें तो एक बात उड़कर सामने आती है कि सारे चुनाव जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से लिप्त रहे। कहीं न कहीं जातिवाद से जनमत को प्रभावित किया गया, कभी परिवारवाद से जनमत को प्रभावित किया गया, कहीं तुष्टीकरण से जनमत को प्रभावित और संग्रहित किया गया और कहीं भ्रष्टाचार के बनाए हुए पैसों से जनमत को कलर्ड करने का प्रयास किया गया। हमारे देश का लोकतंत्र ये 4 नासुरों के बीच में बटा रहा, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासुरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया और आज देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है। देश का जनादेश न जातिवाद से प्रभावित होना चाहिए, न तुष्टीकरण से प्रभावित होना चाहिए, न परिवारवाद से युक्त होना चाहिए, न भ्रष्टाचार के पैसों से जनादेश को खरीदा जा सकता है। ये चारों चीजों को मोदी जी ने बहुत लंबे समय के बाद दूर कर दी और आज 2 खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। ये कौन है इंडिया गठबंधन? कौन है इंडी गठबंधन? कौन है घमंडिया गठबंधन? जिनको घमंड है, अभिमान है अपने परिवार पर, जो नहीं मानते हैं
कि देश में गरीब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधान सेवक बने। वो ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद धाती है उन लोगों की जो एक परिवार में, बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। पूरे 7 पार्टियों का एनालिसिस करिए। सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, शरद पवार जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, स्टालिन भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और मुलायम सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री बनकर फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब जो लोग, ये 7 पार्टियां एक प्रकार से अपने परिवार के हितों के लिए काम करने वाली है। मैं आज भोपाल के प्रबुद्धजनों से बात करने आया हूं कि परिवार के हितों की जो बात करते हैं, जो अपने बेटे बेटी भतीजे भतीजियों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो भारत के गरीब की चिंता नहीं कर सकते, भारत की चिंता नहीं कर सकते, भारत को विश्व को सम्मान नहीं दिला सकते। भारत को विश्व में सम्मान वो ही व्यक्ति दिला सकता है जिसका जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती को समर्पित हो, भारत को समर्पित। ये जो आने वाले दिनों में पसंदगी करनी है देश को, ये 2 ताकतों के बीच में पसंदगी करनी, जो अपने परिवार के लिए जीते हैं और जो देश के लिए जीते हैं और मरते हैं, दोनों के बीच में पसंदगी करती। 10 साल यूपीए के और 10 साल एनडीए के। मेरा आग्रह है, आप सब प्रबुद्धजन, आंकड़े अब छिपे नहीं हैं, पारदर्शिता का जमाना है, ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, आप डाउनलोड करिए, आप स्वयं कंपैरिजन करिए। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, हर रोज एक भ्रष्टाचार, 2G 4G। आप खेल देखो तो भ्रष्टाचार, सेना देखो भ्रष्टाचार, एयरबेस देखो तो भ्रष्टाचार, पनडुब्बी में भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर में भ्रष्टाचार, अंतरिक्ष में भ्रष्टाचार, पाताल में कोयले की खदानों में भी भ्रष्टाचार। आकाश, पाताल, सागर, अंतरिक्ष, सभी जगह भ्रष्टाचार कर कर ये 10 साल शासन किया, और नरेंद्र मोदी पर 10 साल में 4 आने के भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन, ये दोनों के बीच में हमने किस प्रकार का शासन था। देश असुरक्षित था, देश की माताएं बहनें बच्चियां असुरक्षित महसूस करती थी, देश की सीमाएं सुरक्षित। आए दिन पाकिस्तान से आकर लोग बम धमाके कर कर भाग जाते थे, पेट का पानी नहीं हिलता था, चुपचाप रहते थे वोट बैंक की लालच में। हजारों लाखों करोड़ के घपले घोटाले करे, अर्थतंत्र रसाताल में गया था, देश का सम्मान पाताल तक नीचे गया था। और ये 10 साल में क्या हुआ? एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की सीमाओं के सामने आंख उठा कर। और अगर किसी ने हिम्मत करी भी तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर इनके घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम। अर्थतंत्र आजादी के बाद सबसे ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, 10 साल इन्होंने शासन किया, इन्होंने देश का ऊपर एक उपकार कर दिया। 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं गए, देश दुनिया के 11वें नंबर के अर्थतंत्र पर जस का तस पड़ा रहा। 10 साल के अंदर मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया और देश के अंदर आर्थिक विकास किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, ये मोदी जी की गारंटी है, तीसरा जनादेश दे दीजिए, देश दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन पाएगा। कोई नहीं। देश को सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है, विकास के रास्ते पर द्रुत गति से देश को आगे ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लद्दाख से लक्षद्वीप तक, पूर्वोत्तर से पंजाब तक, किसान से विज्ञान तक, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर स्टार्टअप तक और सहकारिता से स्पेस तक, हर क्षेत्र के अंदर नए आयाम भी गढ़े हैं, नई नीतियां भी बनाई है और नीतियों को जमीन पर उतारने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार को कहते थे
पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 40 प्रकार की नीतियां बनाई, और नीतियां भी कैसी बनाई, नीतियों को एक एक उठाकर देखिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, एक बार नई शिक्षा नीति को आप देख लीजिए। 30 साल के बाद इस देश की नई शिक्षा नीति मोदी जी लेकर आए हैं। ये हर नीति, कोई भी नीति उठाकर देखिए, देश की मिट्टी, देश का ढंग, देश की हवा और देश का रंग, ये चारों अपनी नीतियों में मिलेगा। कहीं गुलामी की निशानी नहीं। मोदी जी ने इस देश को गुलामी की निशानियों से मुक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश में से हीन भाव दूर करने का काम किया है। भारत सब कुछ कर सकता है, भारत विश्व में सर्वप्रथम बनने के लिए है, और यही स्थान, ये स्थान पर अधिकार अगर किसी एक देश का है तो भारत का है। ये आत्मविश्वास बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र है और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा दायित्व है कि लोकतंत्र के इस महान पर्व के अंदर हम जनादेश को पूरी सूझबूझ के साथ बनाएं। हम किसी नेता या किसी पार्टी के खोखले वादों के आधार पर न जाएं। पार्टी ऐसी चुने जिसने जो वादे किए हैं पूरे किए हैं। पार्टी ऐसी चुने जिसने जो कहा है वो करती है, और पार्टी ऐसी चुने जिसमें भविष्य देखने की मादा हो, भविष्य की कल्पना करने का मादा हो, भविष्य का लक्ष्य तय करने का। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, कहा है, वो कहा है, किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारी नीतियों में मानवीय संवेदना है, हमारी नीतियों में सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास का दृष्टिकोण है, हमारी नीतियों में महान भारत के निर्माण का संकल्प है, हमारी नीतियों में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को समाप्त करने की दृढ़ता है, और हमारी नीतियों में अभेद सुरक्षा वाले महान भारत की रचना का संकल्प भी हमारी नीतियों के अंदर निश्चित रूप से आप दे सकते हैं। मित्रों, आपने 2014 में जब मोदी जी को मौका दिया, और आज मोदी जी ने इस देश को 10 साल में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है। जो लोग विदेश जाते होंगे उसको मालूम पड़ा होगा, पहले भारत से जाते थे तो थोड़ा आपको रिस्पांस कम मिलता होगा। आज भारत का पासपोर्ट दिखते ही कहते हैं कि मोदी के भारत से आप आए हैं ना। ये परिवर्तन दुनिया के अंदर एक 10 साल में, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है, जातिवाद से मुक्ति दी है, परिवारवाद से मुक्ति दी है, तुष्टीकरण से मुक्ति दी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्ति दी है। आज हम अपनी भाषा में पर पूरे विश्व में गौरव के साथ बोलते हैं। मोदी जी दुनिया में किसी भी वैश्विक सम्मेलन में जाते हैं तो सीना चौड़ा कर कर हिंदी में बोलते हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है। ये गौरव आज मोदी जी ने देश को दिया है। देश को आतंकवाद से मुक्ति दी है, देश को उग्रवाद से मुक्ति दी है, और देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति की है। कांग्रेस ने हर चीज का विरोध करने का तय किया है। हम नई पार्लियामेंट बनाते हैं तो कहते क्या जरूरत है पार्लियामेंट? किंग पंचम जॉर्ज ने बनाया हुआ राजमार्ग है जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, वो राजमार्ग की जगह कर्तव्य पथ बनता है, और वहां किंग पंचम जॉर्ज की जगह सुभाष बाबू का पुतला लगता है, तो भी ये विरोध करते हैं। मित्रों, 2014 से 24 साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों और उज्जवल भविष्य के संकल्प का 10 साल है। मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने संकल्प रखा था देश के सामने, हम इस देश में से धारा 370 को हटाकर समाप्त कर देंगे। मैं तो बड़ी युवा अवस्था में कार्यकर्ता बना था, मुझे भी लगता था कि हम नारा तो लगा रहे हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, मगर धारा 370 कैसे हटेगी। और देखते 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 मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। दुनिया के कोई देश में 2 संविधान नहीं हो सकते हैं, 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, 2 ध्वज नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत 70 साल तक चलाया। मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको उखाड़ कर फेंक दिया। आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने तिरंगे के साथ
30 साल के बाद वहां थिएटर चालू हुए। 30 साल के बाद लाल चौक पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। 30 साल के बाद वहां मोहर्रम का जुलूस निकला है। और 30 साल के बाद देश के और दुनिया के कोनों कोनों से 2 करोड़ यात्री सुख और शांति के साथ आज कश्मीर का लुत्फ उठा रहे हैं। पड़ोसी देशों से आए हुए हिंदू नागरिक जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए, बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए, अफगानिस्तान से, उनके लिए 2 ही विकल्प थे, या तो अपना धर्म छोड़े, परिवार की महिलाओं को अपमानित करे, या फिर अलग धर्म में चले जाए। वो भारत की शरण में है। उनको नागरिकता देने का देश की आजादी के वक्त वादा था, जो वहां से आएगा उसको हम नागरिकता देंगे। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये सारे लोगों को नागरिकता देने का वादा 70 साल से समाप्त नहीं होता था। मोदी जी ने सीए लाकर 1 करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर आजादी के समय का वादा हमने समाप्त किया। ट्रिपल तलाक इस देश पर एक कलंक था। इस देश की मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार नहीं मिलता था। कोई भी व्यक्ति उनको अपमानित कर आधी रात को घर से बाहर निकाल देता था। उनके आने वाले जीवन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। बैंक के बैलेंस शीट सुधरी है। पहले फोन पर बैंकिंग चलता था, अब कागज पर बैंकिंग चलता है, मेरिट्स में बैंकिंग चलता है। भारत की बैंकों के शेयर दुनिया की सभी बैंकों में टॉप पर है। ऐसी बैंकिंग व्यवस्था ये 10 साल के अंदर बनाई। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की नीतियों को हमने माना। 150% तक एमएसपी का रेट तय किया और 1 रैंक 1 पेंशन का मसला भी हमने समाप्त कर दिया। 40 साल से जिन्होंने अपने जीवन के सुवर्ण काल, युवानी के पूरा जीवन सरहद पर बिताया, देश के लिए खर्च करा, कई लोग शहीद भी हो गए, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर 14 महीने के अंदर ही 40 साल से अटका हुआ फैसला किया और आज देश के सेना के जवानों को और रिटायर्ड जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर जाता है और उनकी सेवा का एक प्रकार से पुरस्कृत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आतंकवाद 3 हॉटस्पॉट थे, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद। अपना मध्य प्रदेश भी वामपंथी उग्रवाद से लिप्त था। आज मैं बड़े आनंद के साथ कह सकता हूं कि तीनों हॉटस्पॉट में हिंसक घटनाओं में 70% की कमी और मृत्यु में 72% की कमी के साथ नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद इस देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। एक और बार जनादेश दे दीजिए, इनका निकलना वो तय हो जाएगा। गरीब कल्याण के लिए हमने ढेर सारे काम किए। इस देश के 13 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। वो आज के जमाने में भी चूल्हा फूंकती थी। 11 करोड़ घर ऐसे थे जहां शौचालय ही नहीं था। यहाँ तो बड़े प्रबुद्ध जन बैठे हैं, सोचते होंगे कि अमित भाई क्या बात कर रहे हो, 21वीं सदी में शौचालय की बात कर रहे हो। एक दिन सुबह अगर आपके टॉयलेट का डक्टिंग खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी तकलीफ आती है घर में। अगर 2 दिन गटर चौक हो जाए तो मालूम पड़ेगा। 70 साल तक वो गरीब माताएं, बहनें, बच्चियां शौचालय के बगैर हर रोज सुबह शर्म महसूस करती थी। नरेंद्र मोदी ने इनकी शर्म को पहचाना और 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर उनको सम्मान और इनकी अव्यवस्था दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, कई घर ऐसे थे, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आज एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां बैंक अकाउंट नहीं है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक की पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। 80 करोड़ लोगों को हर महीना, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 14 करोड़ लोगों के घर में शुद्ध पीने का पानी नल से भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सालों तक, दशकों तक ये बेसिक सुविधाओं से इस देश का गरीब इधर उधर
याचना करता था, आंदोलन करता था, निराश होकर बैठ गया था, वो देश की विकास की प्रक्रिया में जुड़ता ही नहीं था। इसका तो पूरा जीवन बेचारे का एक कुटिया बन जाए, घर में कभी गैस आ जाए, घर में शौचालय बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, नल का तो आना ही नहीं है, और पूरा बाकी बचा जो समय था वो खाना बटोरने में जाता था। मोदी जी ने एक साथ 10 साल में ये 60 करोड़ लोगों की सारी बेसिक सुविधाएं समाप्त कर उसको देश के विकास के साथ जोड़ने का काम किया है, और एक अलग भारत जो 60 करोड़ लोगों का बना था उसको हमारे साथ मिलाकर एक महान भारत की रचना की यात्रा में इस 60 करोड़ गरीबों को शामिल करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, किस प्रकार से कोई नेता आपदा के समय देश का नेतृत्व कर सकता है, इसके क्या चमत्कारिक परिणाम है मैंने खुद देखा है। मैं गृह मंत्री था, कोरोना आया, ये सहस्त्र वर्ष की सबसे कठिन घड़ी थी मानवता के लिए। पूरी दुनिया चिंता कर रही थी भारत में क्या होगा, लगता था कि लाशों के ढेर लग जाएंगे, हम बाहर लग जाएंगे। अपने देश की वो चिंता नहीं करते थे, भारत की चिंता, और उचित भी था क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तैयार नहीं था और इसकी कोई रास्ता भी नहीं था। मोदी जी ने सबको कहा कि जनता कर्फ्यू मनाइए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था शनिचर को चोखा मत खाइए। इसके बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री की अपील पर 130 करोड़ लोग 24 घंटा कोई कर्फ्यू के ऐलान के बगैर घर के बाहर नहीं निकले और लॉकडाउन का संस्कार डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने थाली बजाना कहा, थाली बजाई, उन्होंने दिया जलाना कहा, दिया जलाया। मजाक करने वाले कर रहे, राहुल बाबा जैसे लोग उस वक्त मखौल उड़ाते थे, उनको मालूम नहीं था एक सामूहिक लड़ाई करने के लिए जनता का मन तैयार किया जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना में तकलीफ पड़ी, भारत सबसे कम तकलीफ के अंदर बाहर आ गया क्योंकि पूरी दुनिया में अकेली सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी। यहां सरकार तो लड़ी 130 करोड़ की जनता भी कोरोना के सामने लड़ी, इसलिए हम सफल। मित्रों, वैक्सीन, दुनिया में कहीं भी वैक्सीन की इजाद हो, वैक्सीन का शोध हो, यहां आते आते 4 दशक लगते थे। इस बार वैक्सीन बनाने वाले पहले 5 देशों में भारत शुमार था और 130 करोड़ लोगों को कोई परेशानी बगैर, कोई अफरा तफरी बगैर वैक्सीन का टीका लगाने का काम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मोदी जी ने समाप्त कर दिया और 2-2 टीका सबको लगा दिया। मेरी बहन अमेरिका रहती थी, वो आना चाहती थी मगर सर्टिफिकेट चाहिए था वैक्सीनेशन का, तो मुझे फोन आया कि सर्टिफिकेट नहीं मिला है, हम कैसे आए। मैं कहूँ क्या 3 महीना हो गया है वैक्सीन लिए, सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला? कि हमारे यहाँ नहीं बना है, अपने यहाँ तो वैक्सीन लिया नहीं, कॉफी पी नहीं, और मोदी जी की हंसती हुई फोटो आपके व्हाट्सएप पर आ जाती थी कि आप वैक्सीनेटेड हैं। टेक्नोलॉजी का इतना अद्भुत उपयोग शायद ही किसी देश ने किया और हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की। 130 करोड़ लोगों को सिर्फ टीका नहीं लगा, दुनिया के 100 देशों को टीका लगाकर विश्व मित्र की भूमिका भारत ने निभाई और 100 से ज्यादा देशों की आबादी भारत को धन्यवाद कह रही है कि हमारे तक तो टीका पहुंचता ही नहीं, अगर उचित दाम में भारत टीका पहुंचाता नहीं। तो कोरोना के अंदर एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता का मोदी जी ने परिचय कराया। दुनिया की कई सारी समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्या, तो इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइजर, नेचुरल फार्मिंग, कई नए उभरते हुए क्षेत्र, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन, अंतरिक्ष, कई सारे नए, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण, बायोफ्यूल का निर्माण, ये सारे क्षेत्रों में के अंदर आज भारत फाउंडर मेंबर का स्टेटस एंजॉय कर रहा है और ये सारी उभरती हुई चीजें आने वाले दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था को तय करने वाली है। फाउंडर मेंबर जो होता है वो लीड करता है। आने वाला दशक विश्व में भारत को लीड करने का दशक है, ऐसी नींव ये 10 साल के अंदर। आने वाले समय में मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए और 130 करोड़ की जनता के लिए ढेर सारे लक्ष्य रखे हैं। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना, 2035 तक
अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर बनाना, 2036 में भारत में ओलंपिक होस्ट करना, 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य भेजना और 2047 में संपूर्ण विकसित राष्ट्र होकर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित करना। 2027 से 2047 ये 20 साल, 2023 से 2047 से 25 साल आने वाले दिनों में जब आजादी की शताब्दी देश मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, तब देश कहाँ होगा इसका लक्ष्य तय किया है। मोदी जी ने हमारे देश को एक सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, लघुता ग्रंथि से बाहर निकाला, हीन भाव से मुक्त कर भारतीय भी कर सकते हैं, भारत भी कर सकते हैं और भारत ही कर सकता है, वहां तक का विश्वास सब में आरोपित करने का काम किया। ये नेतृत्व जो है वो नेतृत्व आज आपसे मैंडेट मांगने के लिए आया है। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सबसे पुरानी सांस्कृतिक विरासत वाला हमारा देश, इस देश की कल्पना संस्कृति के बगैर हो नहीं सकती। अगर हम दुनिया भर में सबसे विकसित राष्ट्र बनते हैं मगर हमारी सांस्कृतिक विरासत खो देते हैं तो हमने कुछ नहीं प्राप्त किया है, ये हम सब जानते हैं। मगर हमारे सांस्कृतिक विरासत को कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति से एक प्रकार से दिमक खा जाए इस तरह से सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने अपमानित किया था। 500 साल से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की चर्चा चलती थी। देश के आजादी के 70 साल हो गए। करोड़ों लोग चाहते थे कि इस देश में, अयोध्या में गौरवपूर्ण राम मंदिर बने और प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजे। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसका भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रामलल्ला को अपने घर में, ये बहुत बड़ा क्षण है। हम सब भी जाएंगे मगर मैं आपको कहने आया कि 10,000 साल के इतिहास में जिसकी ये पल का संज्ञान लिया जाएगा, ऐसा महान पल हम सबके जीवन में देखने का सौभाग्य हमें दिया। गुलामी की मानसिकता को भी हटाया, गुलामी के चिन्ह को भी हटाया। हमारी संसद, हम जब पार्लियामेंट अब आजाद हुए तब पवित्र सेंगोल को हमारे आजादी के प्रतीक के रूप में जवाहरलाल जी के हाथ में दिया गया था, जिसको न्याय दंड कहते हैं। मोदी जी ने पवित्र सेंगोल को म्यूजियम से उठाकर फिर से एक बार पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तापित कर इसको सम्मान देने का काम किया। राजपथ को कर्तव्य पथ में बदला। 130 करोड़ लोगों का कर्तव्य ही इस देश को महान बन सकता है। इस देश में अब कोई राजा नहीं है, राजा अगर कोई है तो 130 करोड़ की जनता है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर काशी में बनाया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, करतारपुर कॉरिडोर बनाकर एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने का काम किया। हमारे सिख भाई हम सब दूरबीन से करतारपुर साहिब को देखते थे। आज हंसते हंसते जो बोले सो निहाल के नारे के साथ वहां जाकर मत्था टेक कर आते हैं। ये गौरव भी मोदी जी ने दिया। कुपवाड़ा में शारदा मंदिर की स्थापना कर फिर से कश्मीर में शारदा पीठ की स्थापना की और 21 जून को विश्व योग दिन बनाकर 21 जून को समग्र विश्व में दवाई बगैर का मानव जीवन, शरीर, मन और आत्मा के बीच में एकीकरण, हमारे ये महान विज्ञान को मोदी जी ने पूरे विश्व के सामने रखा और आज पूरा दुनिया योग के टीचरों को यहाँ से मंगा रही है, योग सीख भी रही है और पूरे विश्व के कल्याण का रास्ता भारत ने यही 10 साल के अंदर प्रशस्त किया। यही 10 साल के अंदर एक देश एक कर, 1 कंट्री 1 टैक्स, जीएसटी को लाने का काम किया। यही 10 साल के अंदर हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंट्रोड्यूस करा। यही 10 साल में नई संसद बनाई और यही 10 साल के अंदर देश की माताओं बहनों को विधानसभा और संसद में 33% रिजर्वेशन देकर नीति निर्धारण में उनको हिस्सेदार बनाने का काम हमने किया। यही 10 साल के अंदर हमने
लोकतंत्र को नीचे तक पहुंचाया। और यही 10 साल के अंदर लोकतंत्र का शुद्धिकरण, जो मैंने आगे कहा, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्त चुनाव की कल्पना को हमने सफल करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, कोई कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत देश के 2 टुकड़े कर दीजिए, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। मुझे कई बार होता है कि जिस पार्टी का नेतृत्व सरदार पटेल, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी ने किया, वो पार्टी को क्या हो गया है। वो अपने आप को इस बयान से दूर भी नहीं करते हैं। अब कैसे कह सकते हो इस देश के 2 टुकड़े हो। मैं आज भोपाल के प्रबुद्धजनों की चिंता मत करिए, किसी की हिम्मत नहीं है इस देश के टुकड़े करने की, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस संकल्प के साथ हम राजनीति में हैं, रहेंगे, और पहले भी इसी के लिए किया था। कोई भी पार्टी का परिचय मित्रों उसके कार्यक्रमों से होता है। कांग्रेस के कार्यक्रम क्या है? तो चुनाव जीतने के वक्त यात्रा निकलना, अपने परिवार के नए व्यक्ति को सेट करना। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद क्या कार्यक्रम लिया? हमने सबसे पहला धारा 370 का कार्यक्रम लिया, कश्मीर को मुक्त कराने का कार्यक्रम लिया, जहां हमारे पहले अध्यक्ष शहीद हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। उसके बाद कच्छ सत्याग्रह किया, इसके बाद गोवा के लिए संघर्ष किया, इसके बाद हैदराबाद के लिए संघर्ष किया, उसके बाद गौ हत्या पर प्रतिबंध का हमने आंदोलन छेड़ा, इसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन छोड़ा, इसके बाद महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, और अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले। हमारी पार्टी का पूरा कार्यक्रम 50 साल के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे, एक भी राजकुमार को लॉन्च करने के लिए नहीं हुआ, देश को मजबूत करना। और ये लोग एक ही व्यक्ति को, मैं तो सिर्फ 20 साल की बात करता हूं, 20 साल में हर बार नए लुक के साथ राहुल गांधी को लॉन्च करते, मगर ये रॉकेट होता है ऐसा है जो लॉन्च होता ही नहीं है, हर बार वापिस आ जाता है, और वही रॉकेट को लेकर फिर से निकले हैं। मित्रों, एक और मोदी जी का देश के लिए समर्पित जीवन, 27 साल की राजनीति, 23 साल सत्ता में रहने के बाद इस व्यक्ति पर एक भी आरोप नहीं लगा है। 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहकर इसके जीवन में से, सार्वजनिक जीवन है, एक दिन की छुट्टी कोई मुझे निकाल कर दे दे, 23 साल के सार्वजनिक जीवन में एक देश को कलंक लागे ऐसी घटना नहीं है। और 23 साल के जीवन में न केवल स्वयं, हजारों कार्यकर्ता ऐसे निर्माण करे जो पार्टी को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाए और देश के लोकतंत्र को मजबूत करे। ऐसे कार्यकर्ता की निर्मित करने वाला व्यक्तित्व, और 7 परिवार के बेटे, बेटी, भतीजा और दामाद को सत्ता दिलाने वाला गठबंधन, ये दोनों के बीच में चुनाव करना है। मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी पर विशेष कृपा करी। हम पहली बार आए 29 में से 27 सीटें दी, दूसरी बार आए 29 में से 28 दी, मगर मैं आज आपको रिक्वेस्ट करने आया हूं, विनंती करने आया हूं, एक की कसक मत रखेगा, 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल, और उसमें आप लोगों का विशेष दायित्व है, क्योंकि आप वो नहीं हो जो मत देते हैं, आप वो हो जो जनमत की निर्मित करते हैं। आपके माध्यम से जनमत बनता है, जनमत फैसले लेता है। तो आप लोगों का विशेष दायित्व है। बहुत कम समय बचा है, अप्रैल अंत तक देश की लोकसभा का चुनाव हो जाएगा अलग अलग समय पर। आप सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए, और 400 पार का जो मोदी जी ने जो नारा दिया है वो एक बार सार्थक करिए। हम वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए बनी थी, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए, विश्व में हर एक क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए हम वादा करते हैं। हमारा जीवन इसी लक्ष्य को समर्पित है, और उस रास्ते पर ही हमारे करोड़ों कार्यकर्ता चलेंगे और देश को महान बनाएंगे। आप सभी के आशीर्वाद की अपेक्षा है। आज की शाम, रविवार की शाम बहुत महत्वपूर्ण होती है आप लोगों के जीवन में। इसमें आप लोग यहाँ पर आए और हम सबसे बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।